हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का टॉपिक हमारे पिछले वीडियो से थोड़ा मिलता जुलता सा है। आज डॉलर की कीमत हमारे रुपए के मुकाबले में 75 रुपये है और एक यूरो की कीमत 85 रुपये और एक पाउंड तो 100 रुपये के भी ऊपर है। पर क्या दोस्तों आप जानते हैं इनसे भी महंगी करेंसी कौन सी है? वो है दोस्तों कुवैती दिनार। जी हाँ दोस्तों, एक कुवैती दिनार की कीमत लगभग 250 रुपये के आसपास है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि ऐसी क्या ख़ास बात है इस कुवैती दिनार में जो इतना स्ट्रॉन्ग है, और दूसरी तरफ डॉलर है दोस्तों जो कि इतनी पॉपुलर करेंसी है जो इससे पीछे रह गई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आपको हमारे हर नए अपडेट का पता चले, और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। कुवैती दिनार को जानने से पहले हमें पहले कुवैत की हिस्ट्री को देखना होगा। आज से करीब 70 से 80 साल पहले कुवैत की करेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इशू की जाती थी। मतलब कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ही कुवैती दिनार बनाती थी और इसे गल्फ रुपी कहा जाता था। आप देख सकते हैं गल्फ रुपी और हमारी इंडियन रुपी कितनी सिमिलर लग रही है। गल्फ रुपी और इंडियन रुपी में सिर्फ लेटरिंग का फ़र्क था। गल्फ रुपी जेड की नंबरिंग से शुरू की जाती थी। इस गल्फ रुपी की ख़ास बात ये थी दोस्तों कि इसे इंडिया में यूज़ नहीं कर सकते थे। अब बात यह है दोस्तों कि ऐसी क्या वजह थी कि कुवैत को इंडिया से करेंसी इशू करवानी पड़ती थी। इसका जवाब दोस्तों हिस्ट्री में ही छुपा है। 1963 से 1961 तक यहाँ के पर्शियन गल्फ पर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था। वहीं पर एक छोटी सी कंट्री थी जिसका नाम कुवैत था। यहाँ की करेंसी वीक थी, इसीलिए ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि इंडिया और कुवैत की करेंसी सेम रख दी जाएगी। जब 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये सेम करेंसी एक्सचेंज चलने दिया। कुवैत में ऑयल डिस्कवरी 1930s के करीब हो चुकी थी, पर वर्ल्ड वॉर 2 के वजह से ये ऑयल सप्लाई उतना हाईलाइट नहीं हो सका। सेम करेंसी एक्सचेंज ये तब बंद किया गया जब गोल्ड ट्रैफिकिंग की जा रही थी कुवैत से इंडिया में। मतलब दोस्तों कुवैत से इंडिया में गोल्ड स्मगल किया जा रहा था और इंडियन करेंसी को इंडिया से बाहर लेकर जाकर यूज़ किया जा रहा था, फॉरेन करेंसी में चेंज किया कर। इस स्मगलिंग एक्टिविटीज़ की वजह से इंडियन का इकोनॉमी पर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा था। इसीलिए 1959 में इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि कुवैत को एक अलग करेंसी बना कर दिया जाएगा और इसे ही गल्फ रुपी कहा जाता है। ये इंडियन रुपी के मुकाबले में 1:1 के रेशो में एक्सचेंज किया जाता था, पर गवर्नमेंट ने एक जीआर पास किया कि इसे इंडिया में यूज़ नहीं किया जाएगा, और इस स्टेप से स्मगलिंग पर काफ़ी हद तक कंट्रोल ला चुकी थी इंडियन गवर्नमेंट। 1963 में जब कुवैत को इंडिपेंडेंस मिला ब्रिटिश रूल से, तब कुवैत पहली अरब कंट्री बन गई जहां पार्लियामेंट्री इलेक्शन कंडक्ट कराए गए। 1970s तक कुवैत में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। 1960s में जब कुवैती दिनार इंट्रोड्यूस किया गया तब उसकी वैल्यू सेट की गई। एक दिनार की कीमत थी करीब 13.33 INR यानी इंडियन रुपी। 1966 में जब इंडिया अपनी करेंसी डिवैल्यूट करना शुरू किया, और ये इंडिया ने क्यों किया ये हमने हमारे पिछले वीडियो में टोटल एक्सप्लेन किया है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। कई सारी गल्फ कंट्रीज़ अपनी करेंसी क्रिएट करने में लग गई, जैसे कि कतार, ओमान, यूएई। ये सारे कंट्रीज़ ने अपनी करेंसी क्रिएट की। 1973 में जब एक कुवैती दिनार का फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सेट किया गया बास्केट ऑफ करेंसीज के साथ। अब ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और इसके टाइप्स हमारे पिछले वीडियो में आपको डिटेल में समझ आ जाएगा। 1990s तक इंडिया में भी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट था, पर 1990 के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन के बढ़ने की वजह से इंडिया ने अपनी करेंसी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पर रख दी। अब ये सवाल उठता है दोस्तों, क्यों कुवैत ने अभी तक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रखा है और इंडिया ने क्यों नहीं? क्या है इसके बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स? अपनी कंट्री करेंसी को फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पर रखना मतलब अपनी करेंसी को किसी और करेंसी पर डिपेंड रहना है।
जैसे कि अगर आप अपनी करेंसी यूएस डॉलर्स के साथ फिक्स रखते हैं तो अगर डॉलर क्रैश हो गया तो आपकी करेंसी भी क्रैश हो जाएगी। इसीलिए कुवैत ने दोस्तों अपनी करेंसी का फिक्स्ड एक्सचेंज रेट बास्केट ऑफ करेंसीज के साथ रखा है, मतलब कि कई सारे दूसरे करेंसीज के साथ। पर इस एक्सचेंज रेट को मेंटेन रखना पड़ता है, मतलब आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होना चाहिए। अगर कभी सप्लाई एंड डिमांड वैरी करता है तो गवर्नमेंट को इसी फॉरेन एक्सचेंज का इस्तेमाल करके अपनी करेंसी को बनाए रखना पड़ता है। यही वो रीज़न है दोस्तों जब इंडिया ने 1990 में अपनी करेंसी को फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पर शिफ्ट किया था, क्योंकि इंडिया के पास इतना कम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था कि वो सिर्फ 3 हफ्ते का इंपोर्ट कैरी कर सकते थे। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का यही बेनिफिट है कि अगर कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है या फिर कंट्री लॉस में जा रही है तो सेंट्रल बैंक करेंसी को ज़्यादा सर्कुलेट कर सकता है, करेंसी को डिवैल्यूएट कर सकता है और पैसा लोगों तक ज़्यादा पहुंचा सकता है। पर ये दोस्तों फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में नहीं हो सकता। अब इतने सारे ड्रॉबैक्स देखने के बाद फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के फिर भी क्यों कई सारे गल्फ कंट्रीज इसे फॉलो करते हैं? इसका जवाब सिंपल है दोस्तों, ये सारी गल्फ कंट्रीज़ की इकोनॉमी ऑयल इंडस्ट्री पर डिपेंड है। अगर ये फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पर चलेंगे तो ऑयल प्राइस काफ़ी ज़्यादा वैरी होगी, इससे कंट्री की इकोनॉमी पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा। और कुवैत के पास दोस्तों फॉरेन एक्सचेंज की कोई कमी नहीं है। दोस्तों जैसे कि पिछले वीडियो में हमने कहा था कि किसी भी कंट्री की करेंसी उस कंट्री की इकोनॉमी रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। जैसे कि अगर हिस्टोरिकली हम देखें तो 1 यूरो हमेशा से ज़्यादा रहा है 1 यूएस डॉलर से। पर इन दोनों कंट्रीज़ में किसकी इकोनॉमी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन सी कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड है, ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। कुवैत की करेंसी इतनी एक्सपेंसिव रहने के बावजूद कुवैत आज इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार है लॉकडाउन की वजह से। कुवैत की गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स पर बहुत सारा पैसा खर्च करती है, जैसे कि फ्री मेडिकल, फ्री एजुकेशन, चीप इलेक्ट्रिसिटी, चीप गैसोलीन। कुवैत की गवर्नमेंट अपने इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए दूसरे सोर्स भी ढूंढने होंगे अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए। आई होप दोस्तों आज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं किसी और अपडेट पर। जय हिंद।